गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, आज अब उसका सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैं आपके साथ ऑलरेडी बता चुका था कि टाइम सीरीज के डाटे में कौन कौन से 4 डिफरेंट कंपोनेंट है जो रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। एक आपका सेकुलर ट्रेंड प्रभावित करता है कि आने वाले समय में क्या होगा, और दूसरा सीजनल वेरिएशंस प्रभावित करती हैं, तीसरा साइक्लिकल वेरिएशंस प्रभावित करती हैं, और चौथा आपके पास इरेगुलर वेरिएशंस होती है वो प्रभावित करती है। चारों को का कॉम्बिनेशन है जो आने वाले समय में आएगा। अगर आप इन चारों को प्रिडिक्ट कर पाए तो आप बहुत इजीली आने वाले समय में क्या होने वाला है आप उसको प्रिडिक्ट कर लोगे। ठीक है, अब इसके 2 मॉडल हैं, एक एडिटिव मॉडल है और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। पहला मॉडल कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्ट आने वाला है। चारों कंपोनेंट एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, जस्ट ऐड कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या होगा, असर दिख जाएगा। और दूसरा कहता है नहीं, हर एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आपके चारों एलिमेंट इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के। अगर एक में बदलाव आएगा वो किसी को भी बदलेगा। ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। हालांकि सेकंड वाला मॉडल ही बेटर है, बट हमारे पास 2 मॉडल्स हैं। आपको याद है टाइम सीरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर रिजल्ट, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। पास्ट डाटे को स्टडी करके हम फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। एक और भी कहीं पढ़ा था हमने, डाटे को स्टडी करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, रिग्रेशन में पढ़ा था। ठीक है, वह तरीका अलग था या तरीका अलग है। हम लोग यहां पे टाइम डाटे को स्टडी कर रहे हैं, वो डाटा जो टाइम के हिसाब से, तो उस डाटे को ना हम लोगों ने 4 डिफरेंट हिस्सों में तोड़ दिया। एक अलग अलग इंपैक्ट देख लिए किस किस का कितना है। होगी, तीसरी साइक्लिकल वेरिएशंस होगी और चौथा आपका इरेगुलर वेरिएशंस होगी। 4 कंपोनेंट है जो फ्यूचर के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। पास्ट में भी ऐसा ही हो रहा था और फ्यूचर में अगर आप इन चारों कंपोनेंट को जान पाए, निकाल पाए, तो फ्यूचर को निकाल लोगे। तो 2 मॉडल, एक एडिटिव मॉडल और एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है, एडिटिव मॉडल क्या कहता है? 4 कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए इंडिविजुअली इफेक्ट करते हैं। इसलिए टोटल इफेक्ट जानना चाहते हो तो क्या करोगे? चारों कंपोनेंट को आपने जोड़ लेना है। कंपोनेंट 1 कंपोनेंट को जोड़ोगे तो टोटल मिलेगा आपको। ठीक है, द पैटर्न ऑफ अकरेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट इन एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय अदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ना तो किसी से प्रभावित होता है ना ही किसी को करता है, तो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए आप देखो आने वाला डाटा चारों कंपोनेंट के जोड़ पे डिपेंड करेगा कि कितना चेंज आएगा उसमें। ठीक है, टी मतलब ट्रेंड वेरिएशन, सी का मतलब साइक्लिकल वेरिएशन, एस का मतलब सीजनल और आई का मतलब इरेगुलर वेरिएशंस को जोड़ के आपके पास टोटल जो इंपैक्ट आएगा वो आ जाएगा। अंडर दिस assumption the 4 components are arithmetically additive in magnitude of time series is the sum of separate influences of its 4 components। चारों को जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना असर होगा। ठीक है, हालांकि ये सही मॉडल नहीं है, कोई भी चेंज होता है टाइम का वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। जो आपका सेकुलर ट्रेंड होता है वो सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन और रैंडम वेरिएशन को प्रभावित करता है। सिमिलरली आपस में एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं। तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कहता है कि सारे जो कंपोनेंट होते हैं ना टाइम सीरीज के, वो एक दूसरे पे निर्धारित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। इन दिस मॉडल इट इज अज्यूम दैट forces that give rise to 4 type of variation are interdependent, so that overall pattern of variation in the time series is a combined result of interaction of all the forces operating on the time series। यानी कि चारों का कलेक्टिव इफेक्ट है जो टाइम सीरीज के ऊपर पड़ता है, इस को मल्टीप्लाई, चारे एक दूसरे के असर को, एक दूसरे के असर एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है उसका। ठीक है, अकॉर्डिंगली टाइम सीरीज आर द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, इसलिए जो टाइम सीरीज है वो चारों प्रोडक्ट कंबाइन करके आपके पास आता है। क्लियर? एज रिगार्ड टू चॉइस बिटवीन द 2 मॉडल्स, इट इज जनरली दैट मल्टीप्लिकेशन मॉडल विच इज यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली का मॉडल हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
the forces responsible for one type of variation are also responsible for other type of variation. Therefore, it is a multiplication model which is more suited in most business and economic time series data for the purpose of decomposition का मल्टीप्लाई. आइए देखते हैं. अंडर अडिटिव मॉडल ए मंथली सेल ऑफ 21,110 एक्सप्लेन्ड एज फॉलो. कहते हैं जो मंथली सेल आई है ना वो किस तरीके से आई है. क्या द ट्रेंड माइट बी 20,000. सीजनल फैक्टर आपका है 1,500. ठीक है. द मंथ क्वेश्चन इज ए गुड वन फॉर सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी 1,500 ओवर द ट्रेंड. साइक्लिकल फैक्टर आपको 800 है. जनरल बिजनेस स्लम्प है, इज एक्सपीरियंस नेगेटिव है ये. ठीक है. एक्सपेक्टेड टू डिप्रेस सेल बाय 800 पर मंथ. एंड रेजिडुअल फैक्टर जो है वो 400 है ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रैंडम फ्लक्चुएशंस. ये 4 है. कहते हैं कि आपकी सेल 21,110, 20,000 तो होनी ही चाहिए थी एज पर द ट्रेंड है. ये तो लंबे समय से एक पर्टिकुलर ग्रोथ मिल रही है आपको, मतलब लंबे समय से चलता जाए. कहता है कि इस बार सीजन बहुत अच्छा है इसलिए उम्मीद है कि पुराने पिछले मंथ से इस बार 1,500 की सेल बढ़ेगी, सीजनल की वजह से इतनी बढ़ेगी. और तीसरा फैक्टर आ गया, कहते हैं कि बिजनेस में स्लम्प भी चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो उस वजह से भी आपकी पिछले मंथ के 800 रुपए की सेल कम होगी. और अदर इरेगुलर फैक्टर से हमारी 410 की सेल बढ़ जाएगी. तो इस डीकंपोज कर दिया ना 21,110 की सेल को चारों कंपोनेंट में, तो जोड़ के आ गया आपका 21,110. इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो 21,110 की सेल है वो किस तरीके से आई है, कौन कौन से कंपोनेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है. ठीक. द मल्टीप्लीकेशन मॉडल माइट एक्सप्लेन द सेम सेल्स फिगर इन सिमिलर वे. ट्रेंड आपका 20,000 है, सीजनल फैक्टर आपका 1.15 है, और मतलब उन्होंने इसको रेशियो में करके दे दिया. ठीक है. साइक्लिकल फैक्टर को 0.9 बना दिया, रेजिडुअल फैक्टर को 1. मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सेल, ये आपका सेकुलर ट्रेंड है, ये फैक्टर निकाल दिया और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास गया कि आपके पास जो डाटा है वो कैसे है. और ये निकली होगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगी, तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है एंड यू कम्स टू नो कि जो आपका 21,000 समथिंग का डाटा है वो कैसे आया. क्लियर. मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में भी और एडिटिव. इसके ऊपर हमारा जो मकसद है ना, अब आगे का जो पार्ट है इसको मेजर करना है. सेकुलर में सिर्फ सेकुलर ट्रेंड को मेजर करेंगे. आगे का जो पार्ट रहेगा वो सेकुलर ट्रेंड पर रहेगा. टाइम सीरीज का मीनिंग आपको समझ में आ गया. व्हाट डज टाइम सीरीज मींस. ठीक है. एक पर्टिकुलर टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हो तो टाइम होता है. क्या मकसद है, उसको स्टडी करना है. क्यों करना है? ताकि हम फ्यूचर के बारे में जान सके. कैसे? उनको डीकंपोज कर दो 4 डिफरेंट कंपोनेंट में, कि वो जो डाटा है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट का प्रभाव है और उसके मुताबिक नेक्स्ट में क्या होने वाला है, उन चारों कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेकुलर ट्रेंड. बाकी तो छोटे होते हैं. सेकुलर ट्रेंड वो लंबे समय से चल रहा है, बाकी का असर कम होता है. सेकुलर ट्रेंड का सबसे ज्यादा होता है. फ्यूचर में सेकुलर ट्रेंड सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है. तो सेकुलर ट्रेंड को फिर फर्दर डीकंपोज करेंगे कि सेकुलर ट्रेंड को कैलकुलेट कैसे करें. उसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं. एक 4 ही आई थिंक, हाँ. एक ग्राफिक मेथड है या फ्री हैंड कर्व है, सेमी एवरेज का मेथड है, मूविंग एवरेज का मेथड है और लीस्ट स्क्वायर मेथड है. पहले बात करेंगे हम लोग ग्राफिक मेथड की. आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं थोड़ा सा. ये देखिए ग्राफिक मेथड बनाया हुआ है. का डाटा है 2000 कर रहे हैं थ्रू ग्राफिकल मेथड. 2000, 2001, 2002, 2003, 4 सेल्स गिवन है, ये लैक्स में गिवन है, और आप फिर क्या करते हो उसे में प्लॉट कर लेते हो. इधर सेल का डाटा ले लिया आपने
और इधर आपने ईयर ले लिए और ईयर वाइज हमने डाटा को प्लॉट कर दिया और ये ऐसे बन गया आपका। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सेक्युलर ट्रेंड में ग्राफिकल मेथड में हर मिडल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। पहले लाइन के और लास्ट लाइन के मिडल पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर लो। तो आप देखो ये लाइन आपके सेक्युलर ट्रेंड को इंडिकेट करेगी, ये लाइन सीधी जाके आपके सेक्युलर ट्रेंड को इंडिकेट करेगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस ईयर में कितनी फिगर आएगी 2009 में, तो हम लोग इस लाइन से ये मेजर कर सकते हैं। 2010 में कितनी फिगर आएगी तो आप इस लाइन से ऐसे एस्टिमेट कर सकते हो। इस तरीके से हम लोगों ने लीनियर ट्रेंड को, लीनियर किस पर्टिकुलर रेट से ग्रो करेगा वो या डिक्लाइन करेगा, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती है। लीनियर ट्रेंड में ना अप डाउन फ्लक्चुएशंस नहीं होती है। ये जो फ्लक्चुएशंस आ रही है ना, ये बाकी की वजह से आ रही हैं, बाकी फ्लक्चुएशंस की वजह से आ रही हैं। लीनियर तो स्टेट रहेगा, वो तो एक डायरेक्शन है कि डाटा किस डायरेक्शन में जाएगा और किस स्पीड से जा रहा है। देखिए एक बात समझो, ये आपका ये आपका एक्चुअल डाटा, यहां पे सेल्स की फिगर है और यहां पर हम ले लेते हैं ईयर्स। ये आपका एक्चुअल प्लॉट कर दिया आपने कि डाटा ऐसे जा रहा है, ये एक्चुअल है। अब ये चारों कंपोनेंट को जोड़ के ये आ रहा है। इसमें आपका सेक्युलर ट्रेंड भी है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशंस भी हैं और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस भी हैं, सबको मिला के करना है। लेकिन इसमें वो कहता है कि सेक्युलर ट्रेंड पता करो। सेक्युलर ट्रेंड एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है जो पूरे डाटा को खींच के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाएगा और लंबे समय तक लेके जाता है। एक्चुअल डाटा उस सेक्युलर ट्रेंड के आसपास फ्लक्चुएट करता रहता है। मान लीजिए आपका सेक्युलर ट्रेंड हमने देखा कि ऐसा है, दिस इज योर सेक्युलर ट्रेंड। स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि लीनियर रिलेशन है, सीधा सीधा बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं जाएगा, एक्चुअल ऐसे ऐसे चलता जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बाकी तीन भी तो इंपॉर्टेंट है, वो डाटा को कभी स्टेट रहने नहीं देंगी, वो भी तो चेंज होती रहेंगी। कभी साइकिल आ गई, कभी सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, कभी कारण हो सकता है। लेकिन जो 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 आपका लीनियर है ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा। सेक्युलर ट्रेंड लंबे समय का होता है, तो डाटे की वो ग्रोथ की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। अब उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, वो फ्लक्चुएशंस शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन सारी फ्लक्चुएशन जो आएंगी ना, वो ऑटोमेटिकली इस सेक्युलर ट्रेंड के आसपास ही आएंगी। अब देखो, गॉड ने जो ह्यूमन बनाया उसमें बॉडी की एज एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती है ना। बॉडी की एज में एक सेक्युलर ट्रेंड है। जैसे जैसे वेयर आउट जो होता है बॉडी का एक लेवल के बाद, वो एक डायरेक्शन, या मान लीजिए बॉडी का जो वेयर आउट होता है ना, उस डायरेक्शन में चलता है ना। बचपन से यहां पीक पर पहुंचते हैं, बचपन में हमारी परफॉर्मेंस धीरे 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 बेटर होती जाती है। एक पीक वाली एज आती है जिसमें हम एट बेस्ट होते हैं, जिसको हम जवानी बोलते हैं, जिसमें कि आप हो, ठीक है। ये पीरियड रहेगा, 2-4 साल का पीरियड रहेगा। उसके बाद एक समय आएगा, आफ्टर 25 लगा लीजिए, जो भी होगा, ये नीचे गिरने लग जाएगा। लेकिन सबकी बॉडी इसी तरीके से ग्रो नहीं करती। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल सबको एनालाइज करके देखो ना, अगर आप बाकी फैक्टर को हटा दो, सब में ग्रोथ इसी तरीके से चलती है। ये नेचर है, ये नेचुरल। हर एक की परफॉर्मेंस चेक करोगे तो एक दूसरे से अलग है, क्योंकि अदर फैक्टर उसको अलग कर देते हैं। अब जितने भी अलग हो जाए, लेकिन नेचुरल ग्रोथ तो रहेगी रहेगी। अप डाउन हो सकते हो आप, ऐसा भी हो सकते हो कि किसी आप यंग हो और आप
50 साल जितनी महसूस कर रहे हो किसी पर्टिकुलर डे में, वो बाय नेचर नहीं है, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स है। और अगले दिन ही आपने ऐसे फील कर रहे हो जैसे 16 साल के हो गए हो आप, वो फ्लक्चुएशंस है। लेकिन एक नेचुरल ग्रोथ तो है और डिक्लाइन तो है ही है। 6 साल का बुढ़ा है वो 16 साल जितना जवान है, नेचर नहीं अलाउ करेगी आपको। नेचुरल आप जितने मर्जी फिट हो, लेकिन आपका डिके तो होगा ही होगा कि नेचुरल डिके। हां, आप परफेक्ट होके इन फ्लक्चुएशन को मिनिमम कर सकते हो। आप हर चीज को कंट्रोल करके व्हाट यू कैन डू एट मोस्ट इज कि आप इन फ्लक्चुएशन के इंपैक्ट को, एक मिनट, इन फ्लक्चुएशन को इफेक्ट को मिनिमम कर सकते हो थ्रू परफेक्शन। पर एक जो आपकी बॉडी का नेचर का ट्रेंड है उसको नहीं बदल सकते, उसको स्लो कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग द अदर थिंग्स। और कई लोग बहुत जल्दी नेगेटिव रिटर्न में चले जाते हैं बिकॉज नेचर नहीं उनको कहती है, उनके अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करके उनका जो ग्रोथ हो जाता है। परफेक्शन में बाकी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। इसमें जो खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना कि ट्रेंड तो रहेगा ही रहेगा कांस्टेंट। तो आपका जो एक सेल का ट्रेंड है वो तो ये कहता है कि ये तो ग्रो होगा ही होगा, क्योंकि डिमांड बढ़नी है, सेल बढ़नी इसमें ये ऐसे हो सकती हैं तो अदर फैक्टर्स। तो हमने डाटा दिया हुआ ना, ये एक्चुअल ये वाला दिया हुआ, हमने इसके बीच का सेकुलर ट्रेंड निकालना है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, देखो हम डाटे को प्लॉट करेंगे एक्चुअल वाले को, ये हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल हर एक साइकिल के मिडल से जाएगी। इस तरीके से हमें वो सेकुलर ट्रेंड पता चल जाएगा कि हम अपवर्ड किस रेट से जा रहे हैं, या अगर हम डिक्लाइनिंग आ रहे हैं तो किस रेट से आ रहे हैं, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से डायग्राम से हम ये जान पाएंगे। क्या है ये रहा, ये लाइन बना रखी है बीच में से, ये लाइन आपके ठीक है जी। ऑफ ए गिवन टाइम सीरीज इज प्लॉटेड ऑन ग्राफ, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे एंड ऑल पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर विद ए स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स प्लॉट करने के बाद सारे डाटे को एक तरफ एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं वो ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम उसको लाइन से ज्वाइन, ठीक है। दिस कर्व वुड बी इरेगुलर एज इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म ऑक्सिलेशंस। इसमें इरेगुलरिटी होगी, अप डाउन आते रहेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सिलेशंस हैं ड्यू टू 3 मोर अदर फैक्टर। इरेगुलर हो गया, सीजनल फ्लक्चुएशंस हो गया, या साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हो गया वो। दिस इरेगुलरिटी आर स्मूथन आउट बाय ड्रॉइंग ए फ्री हैंड कर्व और ए लाइन अलोंग विद कर्व प्रीवियसली ड्रॉन। उसी लाइन के साथ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप जो उस ऑक्सिलेशन को मिनिमम कर दे। स्ट्रेट लाइन बनानी है और आपने देख लेना कैसे बनेगी। तो उस सारे जो साइकिल्स है उसके बीच से एक लाइन निकाल दो, ऑक्सिलेशन के प्रभाव को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगी। तो आप ऑक्सिलेशन को इग्नोर कर रहे हो, मतलब जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को इग्नोर करके चल रहे हो, तो आपकी एक सेकुलर ट्रेंड की लाइन आ जाएगी। दिस कर्व वुड एलिमिनेट द शॉर्ट टर्म ऑक्सिलेशन एंड वुड शो द लॉन्ग पीरियड जनरल टेंडेंसी ऑफ द डाटा, और आपको अंदाजा लग जाएगा कि डाटा जनरली किस डायरेक्शन में जा रहा है। While drawing this curve, it should be kept in mind that curve should be smooth. And the number of points above the trend curve would be more or less equal to the number of points below it. मतलब अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, ये वाली लाइन है आपकी, तो आपको ये इंश्योर करना है लाइन बीच से गुजरे, और जितने पॉइंट्स पीक्स इस लाइन के ऊपर हैं उसके आसपास ही पीक्स जो है इसके नीचे होनी चाहिए, तभी लाइन बीच है कि ये इंश्योर करो कि लाइन जो एक्चुअल ट्रेंड है उसके मिडल से गुजरे इफ पॉसिबल, ताकि
सही ट्रेंड नजर आए, सही डायरेक्शन नजर आए। अब इसका मेरिट क्या है? ऑफ कोर्स इट इज अ सिंपलेस्ट मेथड, इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सेकुलर ट्रेंड पता चल जाएगा हमें। और तीसरा सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ये क्या है? कंसेप्ट है डिफरेंट पर्सन फ्री हैंड कर्व डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्लोप के साथ बना सकते हैं, इसमें सब्जेक्टिविटी है। अब जरूरी थोड़ा ना कि हर बंदा सिमिलर टाइप की कर्व बनाएगा, डिफरेंट पीपल कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व। ठीक है, और अगर पीरियड लंबा होगा, द लेंथ ऑफ पीरियड फॉर विच छोटा होगा, सॉरी, तो आपके रिजल्ट गलत आएंगे। या तो लंबा पीरियड लो तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, अगर 4-5 साल को लेके चल रहे हो तो रिजल्ट आपको गलत इंडिकेट कर सकते हैं। अगर सेकुलर ट्रेंड आपको ड्रॉ करना है तो आपके पास टाइम लंबे समय का होना चाहिए, डायग्राम बना के ड्रॉ करना चाहते हो तो वहां से आपके रिजल्ट गलत आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद आपका मेथड ऑफ सेमी एवरेज है, और फिर मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है, और फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ये 3 मेथड है जो कि हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए। ठीक है जी, आज इतना ही। आज हमारी क्लास छोटी थी, कल हम इसको कवर करेंगे और तीनों मेथड कोशिश करेंगे कल की क्लास में डिस्कस कर लें। थैंक यू।